छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुझे नहलाने के लिए। जब तेरे बदन पर वो ठंडा ठंडा पानी पड़ेगा और उसके बाद जो धुआं निकलेगा, बहुत मजा आएगा। क्या? हमें मम्मी ने कहा था तुम्हें पकड़कर घर लाने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, आज बहुत ठंडी है, छोड़ दो मुझे। तू कई दिनों से नहीं नहाया है, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। अरे 2 महीना पहले ही तो नहाया था, अभी नहीं नहाऊंगा, आज बहुत कड़ाके की ठंड है। तुझे तो आज नहाना ही पड़ेगा। तुम दोनों ने भी तो कई दिनों से नहीं नहाया है, तो तुम जाके नहाओ, मैं नहीं नहाऊंगा। इसका बात मत सुन चिंकिया, बस इसे घर लेकर चल जल्दी। जब ये इस कड़ाके की ठंड में नहाएगा तब इसे मजा आएगा। मैं तो खूब हंसूंगी जब ये बर्फ वाला पानी से नहाएगा। मम्मी ये देखो, हमने बाबू को पकड़ कर ले आया। अब इसे जल्दी नहला दो। ले चलो इसे बाथरूम में, मैंने पहले ही बाल्टी में पानी भर कर रख दिया है। अरे आज रहने दो ना, कल नहा लूंगा। देखो ना, आज बहुत ठंडी है, आज धूप भी नहीं निकला है। ठंडी के मौसम में धूप निकलता है कहीं? ले आओ उसे बाथरूम में। चल चिंकिया। मम्मी मम्मी, मैं बर्फ बन जाऊंगा, मम्मी छोड़ दो मुझे। मुंह बंद रख, आज तो तुझे नहला के ही मानूंगी। 2 महीना हो गया है तुझे नहाए हुए। अब उसे रख दो नीचे। अब तुम दोनों बाहर जाओ। मम्मी उन दोनों को भी तो नहलाओ, तुम खाली मुझे ही नहवा रही हो। तुम्हारे बाद उन दोनों का ही नंबर है। चलो अब नहाओ। रुको, पहले पानी को छू कर तो देखूं कि कितना ठंडा है ये। अरे मम्मी रे मम्मी, ये बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। अगर ये मेरे नरम नरम शरीर पर पड़ेगा तो फफोले पड़ जाएंगे रे मम्मी। नहाता है कि मैं नहलाऊं? नहीं नहीं, तुम मत नहलाओ, मैं खुद ही नहाता हूँ। बाप रे दादा, आज तो हड्डी भी कांप जाएगी रे मम्मी। चलो पानी निकाल कर डाल अपने ऊपर। भागो रे दादा। पकड़ पकड़, ये भाग गया। अरे चिंटू और चिंकी, पकड़ो उस बदमाश को। तुम चिंता मत करो मम्मी, हम उसे इस बार रस्सी से बांध कर लाएंगे। चल चिंकिया। रुक जा बाबू, भाग मत। मुझे पागल समझते हो? मैं नहीं रुकूंगा। इस बार हम तुझे रस्सी से बांध कर ले आएंगे। अरे वाह, उस पानी का टंकी पर चढ़ जाता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। अरे चिंटू, बाबू तो पानी के टंकी पर चढ़ गया, अब कैसे पकड़े उसे? रुको, मैं भी पानी के टंकी पर चढ़ता हूँ। अरे चिंटू अभी पानी के टंकी पर चढ़ने लगा, अब क्या करूं? देख चिंटू, तू इस पानी के टंकी पर से उतर जा, नहीं तो मैं तुझे पत्थर से मारकर नीचे गिरा दूंगा। नहीं नहीं चिंटू, नीचे मत उतरना। बाबू तुम्हें पत्थर से नहीं मारेगा, वो तो बस तुम्हें डरा रहा है। ये ले। अरे दादा, मार दिया। तू तो बोली थी कि वो मुझे नहीं मारेगा। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ने बाबू को अभी तक नहीं पकड़ा? देखो मम्मी, बाबू पानी के टंकी पर ही चढ़ गया है। क्या? और मैं जब इस पर चढ़ रहा था तो वो मुझे पत्थर से मारकर नीचे गिरा दिया। क्या? चल उतर जा पानी की टंकी पर से, नहीं तो मैं चढ़ जाऊंगी इस पर। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, तुम मुझे नहला दोगी। अरे तुझे कई दिन हो गया है नहाए हुए, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चढ़ो पानी के टंकी पर, वो ऐसे नहीं मारेगा। अब तुम बचोगे नहीं, मैं आ रही हूँ वहाँ। बाप रे, अब क्या करूँ? अगर मम्मी ने पकड़ लिया तो इस बार वो मुझे छोड़ेगी नहीं, नहला के ही मानेगी।
अरे गुदगुदी क्यों कर रहा है? Fragile and uncertain, a smile that even she didn't understand fully. The boarding doors shivered in the distance, impatient and unyielding. She stayed, suspended, caught in the quiet pull of someone who saw her without asking, and in the red of a scarf that had always belonged to more than just herself. The rain had slowed to a steady drizzle by the time she reached the entrance of the corporate building. Glass doors reflected the gray sky, the wet pavement, and her own hesitant posture. The suitcase had stopped dragging. Her hand now rested lightly on the red scarf. Somehow, it no longer felt hers. It had become heavier, older, carrying weight she didn't yet understand. Her phone buzzed again. A name flashed she didn't recognize. Instinctively, she answered. "Ms. Harper," a calm voice said. "This is HR at Franklin and Hayes. We had a last-minute cancellation. If you're still available, we'd like to see you today. 6th floor. 6. Her breath caught. She lowered the phone, heart hammering in a rhythm that felt both old and immediate. Her eyes flicked to him. The stranger stood a few steps away, watching as if he'd expected the call. He didn't move, didn't speak, just waited. She swallowed hard. "Franklin and Hayes, you know them?" she asked, voice tight. He exhaled slowly. "I own it," he said simply, as though it explained nothing and everything at once. Her stomach dropped. She recalled the loop of her father's words from years ago. Things come back when they're marked. Now it felt different, almost mocking. The red scarf between her fingers wasn't just a token from her past. It had belonged to his daughter, lost and found, carried here across years and rain. "You said some people carry more than just bags," she whispered, almost to herself. "They carry silence." "Yes," he said. "Some silences follow us until we recognize them." His eyes held something that made her pulse race, a reflection of herself she couldn't ignore, a mirror of the choices she had fought to control. Time seemed to twist around her. She realized there was no stepping back now. The past and the present collided, tied together by the scarf, the suitcase, the fractured watch in her pocket. Each object a measure of what she had endured and what she could no longer avoid. The 6th-floor elevator doors opened, sleek and indifferent. She could walk away, disappear into the city, let the opportunity fade. She could let the scarf remain in his hands and retreat into her silence. Instead, she stepped forward, suitcase in tow. Every step echoed like a verdict, like a declaration that she had chosen something she didn't yet fully understand. The elevator doors closed behind her with a soft hum, and the terminal, the rain, the waiting stranger all fell away. Her chest ached with anticipation and fear. The room ahead would not erase her past, but it would mark a line, the point from which nothing could ever be the same. And she walked toward it, carrying the scarlet thread of memory and choice, into a moment that promised transformation or reckoning. The terminal was quieter now, the storm softened to a gentle drizzle, light reflecting off the wet tiles and long, muted streaks. She stood near the same yellow line where she had frozen hours ago, suitcase by her side, red scarf looped through its handle. The chaos had passed, the waiting had passed, but the weight of everything remained. Inside the sleek office above the airport, the confrontation had been quieter than she expected. He didn't need grand gestures or words.